हाय फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर सुधीर कुमार आपको अपना यूट्यूब चैनल एडुजोन में स्वागत करता हूं। एडुजोन एक पूर्ण रूप से एजुकेशनल चैनल है और इस चैनल पर आपको 9th तथा 10th वर्ग के छात्रों के लिए इंग्लिश, मैथ, साइंस और संस्कृत के विषयों की अच्छी जानकारियाँ, परीक्षा परक जानकारियाँ आपको मिलेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आज आपको 9th और 10th वर्ग के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण और इजी चैप्टर के बारे में बताता हूं, जो हमेशा परीक्षा में 1-2 नंबर के पूछा करता है, जिसका नाम है एम्फैटिक सेंटेंस। एम्फैटिक सेंटेंस के बारे में आपको बताता हूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप शुरू से अंत तक वीडियो को अवश्य देखें। एम्फैटिक सेंटेंस अर्थात जोरदार वाक्य। एम्फैटिक सेंटेंस का शाब्दिक अर्थ जोरदार वाक्य होता है। इसे बनाने के कुछ नियम हैं। इसके पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ विशेष रूप से जानकारी दे देना चाहता हूँ। एम्फैटिक सेंटेंस का निर्माण सिर्फ और सिर्फ डू, डज और डिड के सहयोग से ही किया जाता है। एम्फैटिक सेंटेंस में डू और डज का काफ़ी महत्व होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में डू या डज का ही प्रयोग होता है, डिड का प्रयोग कभी नहीं होता है। पास्ट टेंस में डिड का प्रयोग किया जाता है। डू और डज तथा डिड के बाद हमेशा V1 अर्थात वर्ब के प्रथम रूप का ही प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ही, सी, इट और नेम के साथ हमेशा डज का प्रयोग होता है तथा आई, बी, यू, दे के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं। जैसे आप एक में देख रहे हैं, आई लव यू। आई लव यू अर्थात मैं प्यार करता हूँ। साधारण हो गया, मैं प्यार करता हूँ। लेकिन अगर इसको हम जोरदार रूप में अगर बनाएं तो हम इसको आई डू लव यू कहेंगे। अर्थात मैं तुमसे प्यार करता ही तो हूँ। जोर लगा करके बोलना पड़ता है। जोरदार वाक्य हम इसी को कहते हैं। जैसे ही ईट्स अ मैंगो, वह आम खाता है, साधारण वाक्य हो गया। अगर इसको हमको एम्फैटिक बनाना हो तो ही डज ईट अ मैंगो अर्थात वह आम खाता ही तो है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि डज के बाद एस या एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ एस या एस का प्रयोग है, लेकिन यहाँ इसी एस या एस अगर हम इसको कहें तो एस या ई एस इक्वल टू डज। एस और ई एस नॉट इक्वल टू डू। यहाँ देखिए एस एस का प्रयोग नहीं हुआ था, इसलिए हमने डू का प्रयोग किया। यहाँ एस या ई एस इक्वल टू डज, यहाँ एस का प्रयोग किया गया है, इसलिए हम एस के जगह पे डज लिखे। यहाँ एस का प्रयोग नहीं किया गया है। यदि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो तो सिर्फ हम डिड लगा करके ही एम्फैटिक बनाएंगे। जैसे यू हेल्प द पुअर, हेल्प्ड V2 है, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। इसे हम डिड लगा करके एम्फैटिक बनाएंगे। यू डिड हेल्प द पुअर। आप गरीबों की मदद करते थे। आप गरीबों की मदद करते ही तो थे।
अर्थात डिड के बाद जो है भी1 का ही प्रयोग किया जाता है। हमेशा याद रखना चाहिए डू, डज और डिड के बाद हमेशा भी1 का ही प्रयोग होता है। साथ ही साथ डू, डज और डिड के बाद हम कभी भी किसी दूसरे वर्ब के रूप का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसा कि आप दूसरा सेंटेंस में देख रहे हैं, यदि सेंटेंस में हैज या हैव का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया जाता है तो हम डू, डज लगा करके इम्फैटिक बनाएंगे। प्रेजेंट टेंस में डू, डज का ही प्रयोग किया जाएगा, डिड का प्रयोग कभी नहीं किया जाएगा। यदि हैड का प्रयोग किया जाता है तो हम डिड का प्रयोग करेंगे। लेकिन याद रखना चाहिए कि हैज, हैव और हैड का प्रयोग हमेशा वाक्य में जो है मेन क्रिया के रूप में ही होना चाहिए, तभी हम उसका एम्फैटिक बनाएंगे। अगर ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किया जाता है तो उसका एम्फैटिक कभी नहीं बनता है, कभी नहीं बनाया जा सकता है। इस प्रकार के एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। जैसे सी हैज ए कार, बी हैव ए कार, राम हैड ए कार, प्रेजेंट टेंस में है, ये भी प्रेजेंट टेंस में है, ये पास्ट टेंस में है। हैज, हैव और हैड ये तीनों मुख्य क्रिया के रूप में है। अब कैसे इसको समझें कि मुख्य क्रिया के रूप में है? यदि सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव या हैड का प्रयोग किया जाता है तो हम उसे मुख्य क्रिया कहेंगे, अर्थात मेन वर्ब कहेंगे। लेकिन यदि यही अगर किसी वर्ब के बाद अगर हो हैज, हैव, हैड तो हम इसे ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे, नॉट मेन वर्ब कहेंगे। ये मेन वर्ब में है, इसीलिए इसका एम्फैटिक बनाया जाता है। अगर ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में रहता हैज, हैव और हैड तो हम इसका एम्फैटिक नहीं बना पाते। अब देखिए सी हैज ए कार, सी डज हैव ए कार, सी के साथ डज का प्रयोग किया गया। वी हैव ए कार, वी डू हैव ए कार, बी के साथ डू का प्रयोग किया गया। राम हैड ए कार, हैड है, हैड के लिए चूँकि हैड पास्ट टेंस में है, हैज, हैव, हैड तो इसके लिए हम डिड का प्रयोग किए। एक बात अवश्य ध्यान देना चाहिए जो कि बोर्ड पर आपको दिखाई पड़ रहा है, हैज, हैव और हैड ये नहीं सॉरी डज, डू और डिड के बाद हमेशा हैव का ही प्रयोग होता है। जैसे डज हैव, डू हैव, डिड हैव। तो इस प्रकार से हम जब हैज और हैव और हैड ये तीनों मुख्य क्रिया के रूप में, मेन वर्ब के रूप में अगर प्रयुक्त हो तो हम डू, डज और डिड लगा करके प्रयोग करेंगे, एम्फैटिक बनाएंगे। याद रहे कि हम डू, डज और डिड के बाद कभी भी हैज या हैड का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे देखिए यहाँ लिखा हुआ है यदि वाक्य इम्पेरेटिव सेंटेंस में हो तो सिर्फ डू का ही प्रयोग किया जाता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस अर्थात आज्ञार्थक वाक्य जैसे कम इन, कम हेयर, गो आउट, है ना, प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो इस प्रकार से अगर वाक्य इम्पेरेटिव सेंटेंस में हो तो सिर्फ हम डू लगा करके ही एम्फैटिक बनाएंगे। जैसे कम हेयर, यहाँ आज्ञार्थक वाक्य, यहाँ डू कम हेयर, हैव ए रेस्ट नाउ, डू हैव ए रेस्ट नाउ, प्लीज कम इन। अगर वाक्य में
इम्पेरेटिव सेंटेंस में प्लीज़, काइंडली जैसे शब्द का अगर प्रयोग किया जाता है तो हम डू का प्रयोग हमेशा इस रिक्वेस्टिंग जो शब्द है, प्लीज है, काइंडली है, इटीसी, तो हम उसके बाद डू का प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ बता दिया गया कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम डू का ही प्रयोग करेंगे तो हम प्लीज के पहले लगा दिए। इस प्रकार से अगर डू, प्लीज, डू, काइंडली, ये सब का प्रयोग सर्वथा गलत है। हम ऐसे इसका प्रयोग नहीं करेंगे। हम जब भी करेंगे तो इन रिक्वेस्टिंग जो शब्द है इसके बाद ही हम डू का प्रयोग करेंगे। तो इसको हम इम्फैटिक कहते हैं। इसी को अगर हमको इम्फैटिक वाक्य से अगर नॉन इम्फैटिक वाक्य बनाना हो तो हम क्या करेंगे? सीधा सीधी प्रश्न है। जहाँ जहाँ डू, डज या डिड का प्रयोग किया जा रहा है हम डू डज को हटा देंगे, फिर मूल सेंटेंस में उसको लेकर के आएंगे। जैसे सी डज हैव ए कार, हटा देंगे। सी थर्ड पर्सन है, इसके साथ हमेशा जो हैज का प्रयोग किया जाता है। डज हट जाएगा, डज हटेगा, हैज जो है बदल जाएगा किस चीज़ में? हैव में बदल, हैव किस में बदल जाएगा? हैज में बदल जाएगा, हो जाएगा सी हैज ए कार। बी डू हैव ए कार, डू हट जाएगा, बाकी बच जाएगा कौन चीज? बी हैव ए कार। सीधा सीधी वाक्य है। राम हैड ए कार, डिड हट जाएगा, डिड हट जाएगा, हैव बचा, चूंकि ये पास्ट टेंस का घोतक है डिड, तो हम हैव को हैड में बदल देंगे, सीधा सीधी। नॉन इम्फैटिक हो जाएगा। इम्फैटिक से अगर हमको नॉन इम्फैटिक बनाना है तो इजी है। जैसे आप इम्परेटिव वाक्य में देखिए, कम हेयर, डू कम हेयर, कुछ नहीं है। अगर इसको नॉन इम्फैटिक बनाना है तो डू को हटा देंगे, कम हेयर। हैव ए रेस्ट नाउ, कुछ नहीं है, डू को हटा देंगे, बच जाएगा हैव ए रेस्ट नाउ। प्लीज़ कम इन, डू को हटा देंगे, बच जाएगा प्लीज़ डू कम इन, डू को हटा देंगे, बच जाएगा प्लीज़ कम इन। अर्थात हम इस प्रकार से इम्फैटिक वाक्य से हम नॉन इम्फैटिक सेंटेंस भी बना सकते हैं। और याद रखना चाहिए कि 9th का एग्ज़ाम हो या 10th का एग्ज़ाम हो या +2 का एग्ज़ाम हो, सभी में 1 से 3 नंबर तक के जो है क्वेश्चन इम्फैटिक से पूछा जाता है, जो बहुत ईजी है। अगर सच कहा जाए तो इंग्लिश ग्रामर का अगर सबसे कोई इजी चैप्टर है जिसे आसानी से समझा जा सकता है, जिसमें आसानी से हम 1 से लेकर के 3 नंबर तक अगर प्राप्त कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल आसानी चैप्टर है। डू डज का प्रयोग कर करके हम इम्फैटिक बना सकते हैं। और एक बात और याद रखनी चाहिए कि डू, डज और डिड का जो यहाँ प्रयोग किया जा रहा है ना, ये स्पेशल ट्रांसलेशन बनाने के स्पेशल नियम के अंतर्गत भी आता है। अगर इस प्रकार से दे दिया ट्रांसलेट करने के लिए, मैं बाजार जाता ही तो था, आप क्या करेंगे? आप उसको इम्फैटिक में लेके आएंगे। मैं आम खाता ही तो हूँ, आप क्या करेंगे? इम्फैटिक में उसको बनाएंगे। आई डू ईट अ मैंगो। तो इस प्रकार से ये छोटा सा चैप्टर है इम्फैटिक, जो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं बेल आइकॉन को दबाना न भूलें, ताकि आगे जो हमारा आने वाला एजुकेशनल वीडियो है वह आपको समय समय पर मिलता रहे, आपको ज्ञानवर्धक करता रहे। इसलिए आपसे मेरा यह निवेदन होगा कि आप बेल आइकन को अवश्य दबाएं, इसे लाइक और सब्सक्राइब तथा कमेंट्स अवश्य करें।